नमस्कार दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी, जिसे कि हम मनोग्रसित बाध्यता विकार भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति को अनुचित विचार आने लगते हैं और डर की आशंकाएं होने लगती है। इसके साथ ही यदि आप एक ही विचार को सोचने पर बार बार विवश हो रहे हैं तो भी आपको मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ओसीडी हो सकता है। दोस्तों, इस विकार को जुनूनी बाध्यकारी विकार भी कहा जाता है। ओसीडी होने पर आपको मालूम ही नहीं होता कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो सही भी है या नहीं। इस दौरान दिमाग में आने वाले विचारों को अनदेखा करने और रोकने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयास केवल आपके तनाव और चिंता को और बढ़ा देते हैं और ऐसा होने पर आप खुद को तनावपूर्ण महसूस करते हुए एक ही कार्य को बार बार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति के विचार मुख्यतः रोगाणु द्वारा दूषित होने के डर पर ही केंद्रित हो जाती है और ऐसे में रोगाणुओं के डर को कम करने के लिए व्यक्ति अपने हाथों को मजबूती से बार बार तब तक धोते हैं जब तक ये छिल न जाए या इनसे खून न आने लगे, और इन अंशाकित विचारों से बचने का प्रयास करने के बावजूद ये विचार आपको बार बार आने लगते हैं और इस तरह का व्यवहार करना एक ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति की विशेषता को बताता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो ओसीडी के लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात की जाए जुनूनी विचार वाले लोगों के लक्षणों के बारे में, तो उसमें है शरीर की गंदगी या कीटाणुओं का डर और शरीर की दुर्गंध या स्राव या उचित कार्य के प्रति अति संवेदनशीलता होना, क्रम, स्वच्छता और सटीकता के लिए संवेदनशीलता होना, बुरे विचारों को सोचने या कुछ शर्मिंदगी वाला कार्य करने का डर होना, लगातार कुछ ध्वनियों, शब्दों या संख्याओं को सोचना या गिनती के साथ मानसिक व्यस्तता होना, अनुमोदन या माफ़ी मांगने की आवश्यकता लगना, या फिर इस भय में रहना कि कुछ भयानक होगा या अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचाने का डर होना। और दोस्तों, बात की जाए बाध्यकारी व्यवहार वाले लोगों के लक्षणों के बारे में, तो उसमें है बार बार हाथ धोना, नहाना या दांतों को साफ करना और शरीर की दुर्गंध को छिपाने के लिए वस्तुओं का अधिक उपयोग करना, वस्तुओं को बार बार साफ करना, सीधा करना और क्रमबद्ध करना, कपड़ों पर बार बार जिप और बटन की जांच करना, लाइटों, उपकरणों या दरवाज़ों की बार बार जांच करना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे बंद है या नहीं, कुछ शारीरिक गतिविधियों को दोहराना जैसे कि कुर्सी पर बैठकर उठना, वस्तुएं एकत्रित करना जैसे कि समाचार पत्र, बार बार एक ही सवाल पूछना या एक ही बात कहना, सार्वजनिक स्थानों से बचना या अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अत्यधिक कार्य करना, या फिर धार्मिक रस्में करना जैसे कि निरंतर प्रार्थना करना। दोस्तों, ओसीडी से ग्रस्त बच्चों में ये आम है कि जब तक उन्हें सही न लगे तब तक वो कार्यों को दोहराते रहते हैं, जैसे कि दरवाजे से बार बार अंदर बाहर जाना, सीढ़ियों में ऊपर नीचे जाना, चीज़ों को दाएं हाथ से और फिर बाएं हाथ से छूना या स्कूल के कार्य को बार बार करना। अगर आपको ओसीडी के साथ डिप्रेशन भी है तो आपको आत्मघाती भावनाएं आ सकती हैं। आत्महत्या के चेतावनी संकेतों में मौत के बारे में बात करना या संपत्ति को अपने से दूर करना शामिल है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मनोग्रसित बाध्यता विकार क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या है। तो दोस्तों, ओसीडी के कारण अभी पूरी तरह से पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओसीडी होने के कुछ कारक हो सकते हैं, जैसे कि जैविक कारक। ओसीडी आपके शरीर में प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया या दिमाग के कार्यों में बदलाव का परिणाम हो सकता है। आनुवंशिक कारण की बात करें तो ओसीडी होने का एक कारक आनुवंशिकता भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विशिष्ट जीन पहचाना नहीं गया है कि जिससे ओसीडी का सीधा संबंध हो। और बात की जाए दोस्तों वातावरण की, तो इन्फेक्शन जैसे कुछ पर्यावरणीय कारकों को ओसीडी का कारण माना जाता है, लेकिन अभी अधिक शोध की आवश्यकता है। और दोस्तों, बात की जाए कि मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ओसीडी के जोखिम कारक क्या होते हैं, तो सबसे पहला है परिवार का इतिहास। माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को ये विकार होने से आपको ओसीडी विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। उसके बाद है तनावपूर्ण जीवन घटनाएं। यदि आप दर्दनाक या तनावपूर्ण घटनाओं का अनुभव करते हैं तो आपको ओसीडी होने का जोखिम बढ़ जाता है। और बात की जाए कुछ अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों की, तो ओसीडी अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से संबंधित हो सकता है, जैसे कि चिंता, डिप्रेशन, मादक द्रव्यों का सेवन या फिर टिक डिसऑर्डर्स। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओसीडी होने से कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू होने से पहले ओसीडी को रोक नहीं सकते। इसके लक्षणों को फिर से आने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है चिकित्सा लेना और सभी दवाइयों को निर्धारित मात्रा और निर्धारित तरीके से लेना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओसीडी का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ओसीडी का निदान करने के लिए कुछ परीक्षण शामिल होते हैं, जैसे कि शारीरिक परीक्षण।
जो समस्याएं आप में लक्षण पैदा कर रही है उनको जानने के लिए शारीरिक परीक्षण किया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए लैब परीक्षण की, तो लैब परीक्षण में कुछ टेस्ट शामिल हो सकते हैं, जैसे कि पूर्ण रक्त गणना यानी कि सीबीसी परीक्षण, थायराइड फंक्शन टेस्ट और शराब और नशीली दवाओं की जांच करना। और उसके बाद बात की जाए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की, तो इस परीक्षण में आपके विचारों, भावनाओं, लक्षणों और व्यवहार पर चर्चा की जाती है। आपकी अनुमति से इस परीक्षण में आपके परिवार या दोस्तों से भी बात की जा सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ओसीडी का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों आज तक ओसीडी को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इलाज से लक्षणों को नियंत्रण में लाने में मदद मिल सकती है, ताकि वे आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप न करें। कुछ लोगों को आजीवन इलाज की आवश्यकता होती है। इसके दो मुख्य इलाज है, मनोचिकित्सा और दवाएं। अक्सर इन दोनों के संयोजन से उपचार सबसे प्रभावी होता है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए मनोचिकित्सा की, तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कि सीबीटी एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जो ओसीडी से ग्रस्त कई लोगों के लिए प्रभावी है। सीबीटी थेरेपी का एक प्रकार एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी कि ईआरपी में धीरे धीरे आपके लिए संवेदनशील वस्तु या आदत जैसे कि गंदगी को आपके सामने लाया जाता है और आपको उससे होने वाली चिंता से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके सिखाए जाते हैं। ईआरपी में प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप अपने जुनून और बाध्यता का प्रबंधन सीख जाते हैं तो आप बेहतर जीवन का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों थेरेपी जो है ये व्यक्तिगत, परिवार या फिर समूह सत्रों में हो सकती है। और बात की जाए दोस्तों दवाओं के बारे में, तो कुछ मनोरोग दवाएं ओसीडी के जुनून और बाध्यता को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। सबसे अधिक एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग किया जाता है। ऐसी कुछ दवाओं की बात करें तो 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए क्लोमिप्रामाइन, उसके बाद 7 वर्ष और अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए फ्लॉक्सेटिन, 8 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए फ्लुवाक्सामाइन, केवल वयस्कों के लिए पैरोक्सेटाइन, 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए सेट्रालाइन। हालांकि आपके डॉक्टर इन दवाओं के अलावा अन्य एंटी डिप्रेसेंट और मनोरोग दवाओं को भी लिख सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओसीडी जो है इससे क्या क्या जटिलताएं या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ओसीडी से ग्रस्त व्यक्तियों को और भी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि काम, स्कूल या सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थता होना, रिश्तों में समस्याएं होना, जीवन की खराब गुणवत्ता, चिंता विकार, डिप्रेशन, भोजन संबंधी विकार होना, आत्मघाती विचार और व्यवहार होना, शराब या अन्य मादक द्रव्यों का सेवन या फिर बार बार हाथ धोने से चर्म रोग होना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।